हेलो एवरीवन, सुप्रभात। अ, मैं बृजकिशोर दुबे आप सभी का भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के डेमो सत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय भागीदारी अधिनियम के उस हिस्से पे प्रकाश डालेंगे जिसमें हम एक अप्राप्तवय यानी कि एक माइनर की स्थिति को समझेंगे। एक माइनर की स्थिति को समझना है कि क्या एक माइनर, एक अप्राप्तवय भागीदारी के फायदों के लिए, क्या एक माइनर को उसमें जोड़ा जा सकता है? क्या एक माइनर, एक अप्राप्तवय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा यहां जिक्र करें और मोहरी बीबी केस की जिक्र करें, तो मोहरी बीबी केस ने यह बहुत क्लियरली कहा है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक अप्राप्तवय अगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है, संविदा में आता है, तो वो संविदा नहीं है। लेकिन जब आप भारतीय भागीदारी अधिनियम, जिसमें धारा 30 स्पेसिफिक तौर पे, विनिर्दिष्ट तौर पर आपको जिक्र करता है अप्राप्तवय के संदर्भ में कि क्या एक अप्राप्तवय भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो उस फायदे के लिए जोड़ा जा सकता है, यहां धारा 30 का प्रकाशन करना, यहां धारा 30 को मेंशन करना अति आवश्यक है इस बात को समझने के लिए कि भागीदारी के संदर्भ में एक अप्राप्तवय की विधिक अस्तित्व क्या है या लीगल पोजीशन क्या है, विधिक स्थिति क्या है, यह बात हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपका धारा 30 पे मैं आपको ले चलना चाहूंगा, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के, और ये इस तरह से है, इसका शॉर्ट टाइटल अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना। यानी कि एक बात तो बड़ी साफ आ रही है यहां से कि भाई सम्मिलित करने के रिगार्ड में बात कर रहा है एक अप्राप्तवय को भागीदारी फर्म में। क्या कहता है? एक 30 का एक कहता है कि वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार यानी कि जिससे वो गवर्न होता है, जिसके वह अध्ययन है, सब्जेक्ट है, अगर अप्राप्तवय है, क्या है? माइनर है, फर्म में भागीदार नहीं हो सकेगा। ही कैन नॉट बी ए पार्टनर। ठीक, पार्टनर नहीं होगा, किंतु सब तत्समय भागीदारों की सम्मति से उस भागीदारी के फायदों में क्या किया जा सकेगा? ऐड किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। दो क्या कहता है कि ऐसे अप्राप्तवय का अधिकार है, अब यहां राइट मिल रहा है, उसको अधिकार मिल रहा है। क्या है? कि वह फर्म की संपत्ति और लाभों का ऐसा अंश पाए। संपत्ति और फर्म की संपत्ति और लाभों का ऐसा अंश पाए जैसा कि करार किया गया हो, और फर्म के लेखाओं में किसी भी लेखे तक उसकी क्या हो सकेगी? पहुंच हो सकेगी। यानी कि वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है, वो पूरा देख सकता है, वो जो जितने भी अकाउंट्स के स्टेटमेंट वगैरह हैं सब कुछ देख सकता है, और वह उनमें से किसी भी का क्या कर सकता है? निरीक्षण भी कर सकता है और नकल भी ले सकता है। इंस्पेक्ट तो करेगा ही, प्लस अगर चाहेगा तो उसका नकल भी उसको मिलेगा। यही नहीं, 3 कहता है कि ऐसे अप्राप्तवय यानी कि वह माइनर का अंश फर्म के कार्यों के लिए दायी है। अब यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उसका जो भी एसेट है, जो भी हिस्सा बनता है उस फर्म में, वो क्या है? अगर कोई स्थिति, कोई देनदारी उपगत हो गई, तो वहां पे वो दायी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वहां पे उसके उस शेयर से निकाला जा सकता है। लेकिन क्या वो पर्सनली लायबल होगा? क्या वो पर्सनली लायबल होगा? कहने का मतलब है क्या उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है? यहां क्लियर हो जाइए, वह आप अप्राप्तवय ऐसे किसी कार्य के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं है, पर्सनली लायबल नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना भी रिकवरी हो पाएगा, जो उसका शेयर है उस फर्म में, जो भी उसका हिस्सा है, उसी से रिकवरी की जा सकती है। एक माइनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवरी नहीं होती। अगर आप कॉन्ट्रैरी में एक पार्टनर की स्थिति देखें, तो यहां पे एक पार्टनर पर्सनली भी लायबल हो जाता है।
पर्सनली भी, यानी कि फर्म की संपत्ति से अगर पूरी रिकवरी नहीं हो पाई तो पर्सनली भी, पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या रिकवर किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है। लेकिन 30 का 3 इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है कि माइनर की संपत्ति जो फर्म में है उससे आप रिकवरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना पर्सनली वो लायबल नहीं है, पर्सनली वो लायबल नहीं है। ठीक। 4, ऐसा अप्राप्तव्य फर्म की संपत्ति या लाभों में के अपने अंश के लेखे के लिए या संदाय के लिए भागीदारों पर वाद नहीं ला सकेगा। भाई ही कैन नॉट, यहां एक तरह का रेस्ट्रिक्शन उस पर लग गया है कि वो स्यू नहीं कर सकता, वाद नहीं ला सकेगा, सिवाय जबकि वह फर्म से अपना संबंध क्या करना चाहे। हाँ, अब अगर वो माइंड मेकअप कर लिया कि भाई फर्म में मुझे रहना ही नहीं है, ठीक, तो वहां पे फिर वो सूट ला सकता है, विच्छेद करता हो, और ऐसी दशा में उसके अंश की रकम की अवधारणा ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो यावत संभव धारा 48 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो 48 के अनुरूप में जो विघटन है, फर्म का विघटन के संदर्भ में है, उस हिसाब से किया जाएगा। परंतु प्रोवाइजो भी है, ऐसे वाद में फर्म के विघटन का निर्वाचन सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार दूसरे भागीदारों को सूचना देकर कर सकेगा। यहां पे विघटन की चर्चा आई है कि भाई विघटन जो होगा फर्म का, सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर अग्री हो जाए, विघटन हो जाए, या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार, एनी पार्टनर, कोई भी भागीदार जो कि विघटन कर सकता है, दूसरे भागीदारों को क्या करके करेगा? सूचना देगा, नोटिस देगा, ठीक, देकर कर सकेगा। और तदुपरि न्यायालय उस वाद में ऐसे कार्रवाई करेगा मानो वह वाद विघटन के लिए और भागीदारों के बीच परिनिर्धारण के लिए हो। अब यहां पे कोर्ट का रोल बड़ा स्पेसिफिक बता दिया गया है। क्या बता दिया? कि कोर्ट ऐसे कार्य करेगा कि मानो उसके समक्ष एक मामला आया कि भाई इस फर्म का आपको विघटन करना है और उनके हिस्से का क्या करना है? परिनिर्धारण करना है, डिसाइड कर देना, राइट। और अप्राप्तव्य के अंश की रकम को भागीदारों के अंश के साथ साथ अवधारित किया जाएगा, कैलिब्रेट कर दिया जाएगा, डिसाइड कर दिया जाएगा। तो यह बात बड़ा स्पष्ट है। 5 में आइए देखिए क्या कहते हैं कि उसके प्राप्तव्य हो जाने की तारीख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अप्राप्तव्य था, बर्थडे मनाया और प्राप्तव्य बन गया, प्राप्तव्य बन गया। जिस दिन प्राप्तव्य बना की तारीख और उसे यह ज्ञान की वह भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है, अभी प्राप्त हो जाने की तारीख में से जो भी पश्चात की तारीख हो उसके 6 मास के अंदर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति यह लोक सूचना दे सकेगा, पब्लिक नोटिस दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदारी होने का क्या कर लिया है? निर्वाचन, या न होने का निर्वाचन कर लिया है, और ऐसी सूचना उसकी फर्म विषयक स्थिति की अवधारणा करेगी। इस बात को समझने की जरूरत है कि मान लीजिए एक्स एक बच्चा है, एक अप्राप्तव्य है। क्या है? एक अप्राप्तव्य है, और आज ही के दिन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आज हमारा डेट है 13 अप्रैल 2023 को ये बच्चा क्या बन जाता है? प्राप्तव्य बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राप्तव्य बन जाता है। तो जिस दिन ये प्राप्तव्य बना, यहां 2 तरह की बातें की गई हैं। प्राप्तव्य बनने से 6 मास तक, यानी कि अप्रैल है, यानी कि यस आपका 12 अक्टूबर 2023 तक। एक ऑप्शन ये है कि भाई ये फर्म के फायदे में जोड़ा गया और प्राप्तव्य बना, इस डेट के अंदर इसे क्या कर लेना है? निर्वाचन कर लेना है कि वेदर ही वांट्स टू बी ए पार्टनर, कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और इस बात की एक पब्लिक नोटिस, लोक सूचना देनी होगी। दूसरा स्थिति इसमें यह है, एक स्थिति और कहता है कि इस एक्स को जानकारी नहीं है
या जानकारी की बात की गई है। ये एक्स फायदे में जोड़ लो तो लिया गया है, लेकिन इसे लेटर ऑन पता चलता है कि भाई इस फर्म XYZ में मैं पार्टनर हूं। तो जिस दिन उसको जानकारी होगी, पश्चात की तारीख, कहने का मतलब है पश्चात की तारीख देखी जाएगी, और जिस दिन जानकारी होगा उससे उसे 6 महीने का समय मिलेगा। क्या करने के लिए? निर्वाचन करने के लिए कि वो फर्म में रहना चाहता है, फर्म में नहीं रहना चाहता। और जो भी उसका डिसीजन होगा यहां पे वो उसको संसूचित करना होगा, लोक सूचना देनी होगी। एक स्थिति और है, उसको हम लोग समझेंगे। परंतु यदि वह ऐसी सूचना देने में असफल रहता है, नहीं बताता है कि क्या करना है, तो फिर क्या होगा? तो वह उक्त 6 मास के अवसान होते ही फर्म में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? भागीदार हो जाएगा। फर्म में ऑटोमेटिकली भागीदार हो जाएगा। अगर तुम चुप रह गए तो तुम पार्टनर हो गए 6 महीना समाप्त होते ही। कहने का मतलब है कि 12 अक्टूबर तक तुमने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, तो 13 अक्टूबर के दिन तुम क्या हो गए? फर्म के पार्टनर बन गए। अगर तुमने ये इलेक्शन नहीं किया, ये निर्वाचन नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो वहां तुम पार्टनर बन गए ऑटोमेटिकली। ये कहता है 30 का 5। अब आइए 6 पर, 6 को समझेंगे। जहां की कोई व्यक्ति एक अप्राप्तव्य के तौर पर फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है, और वहां इस तथ्य को, उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके प्राप्तव्य हो जाने के 6 मास के अवसान के पश्चात किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था। 6 मास के पश्चात किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था। साबित करने का भार उस तथ्य का प्राख्यान करने वाले व्यक्ति पे होगा। यानी कि जो कहता है, खास तौर पे उस माइनर के संदर्भ में इसको समझिएगा, कि अगर वो माइनर कहता है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि मैं जोड़ लिया गया हूं और मुझे 6 माह के अंदर इलेक्शन करना है कि मुझे पार्टनर बनना है नहीं बनना है, मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो सबूत का भार किसके ऊपर रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? उसी व्यक्ति पे रहेगा जो ये प्राख्यान कर रहा है कि उसको तो पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। ये तथ्य है। और 7, जहां की ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, अब पार्टनर बन गया, 6 महीना बीत गया, पार्टनर ऑटोमेटिकली बन गया, या वो उसने इलेक्शन कर लिया, अप्राप्तव्य के नाते उसके अधिकार और दायित्व उस तारीख तक बने रहते हैं जिस तारीख को वह भागीदार होता है। किंतु वह उन सब फर्म के कार्यों के लिए जो भागीदारी के फायदे में उसके सम्मिलित किए जाने के समय से किए गए हैं, पर व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी भी हो जाता है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि एक अप्राप्तव्य, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को भागीदारी के फर्म के फायदे में जोड़ा जाता है। एक्स नाम का एक अप्राप्तव्य भागीदारी के फायदे में 1 जनवरी 2023 को जोड़ा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, 6 मास बीता, यानी कि 30 जून को, 30 जून को यह बंदा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इसने कोई इलेक्शन नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? भागीदार बन गया। ठीक, 30 जून को ये भागीदार बन गया। 1 जनवरी 23 को जोड़ा गया, और सपोज कर लिया कि जिस दिन ये जोड़ा गया उसी दिन ये माइनर था, अगले दिन से ये मेजर बन गया। और चलो 30 जनवरी क्या 1 जुलाई इसको कर देते हैं, 1 जुलाई कर देते हैं। ठीक, 1 जुलाई को ये इलेक्शन नहीं करता है और ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है। एक दिन पहले, मेजर बनने से पहले इसको भागीदारी के फायदे में जोड़ा जाता है, और 2 जनवरी से ये मेजर हो जाता है। 1 जुलाई तक ये कोई इलेक्शन नहीं करता, कोई डिक्लेरेशन नहीं करता कि मैं पार्टनर रहूंगा कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया? पार्टनर बन गया। अब यहां सवाल ये आता है कि भाई इस 1 जनवरी 23 तक जो भी देनदारी, जो भी लायबिलिटी किसी थर्ड पर्सन, पर व्यक्ति के प्रति जो भी है, ध्यान दीजिएगा,
पर व्यक्ति के प्रति इसकी देनदारी कब से हो जाएगी? जिस दिन यह पार्टनर बनेगा उस दिन से नहीं, इस डेट से 1 जनवरी 23 से ये उस थर्ड पर्सन की लायबिलिटी के प्रति जिस दिन भागीदारी के फायदे में जोड़ा गया उसी दिन से लायबल हो जाएगा, उसी दिन से। यानी कि बैक एक तरह का यहां रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि पूर्व के प्रभाव से जिस डेट से जोड़ा गया उसी डेट से थर्ड पार्टी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। फर्दर देखते हैं। ख, फर्म की संपत्ति और लाभों में उसका अंश वह अंश होगा जिसका वह अप्राप्तव्य के तौर पे हकदार था। बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार न होने का निर्वचन करता है। अब इसने इलेक्शन कर लिया कि भाई इस फर्म में पार्टनर मुझे रहना ही नहीं है, मेरे पिताजी इसी फर्म के टेंशन्स के वजह से गुजर गए, अब मैं इसमें रह के मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं रहना है पार्टनर। उस स्थिति में क्या होगा? उसके अधिकार और दायित्व तो उसके द्वारा लोक सूचना दिए जाने की तारीख तक वे ही बने रहेंगे जो अप्राप्तव्य की इस धारा के अधीन है। तो सेम लायबिलिटी एंड राइट्स उसके प्रति रहेगी। उसका अंश सूचना की तारीख के पश्चात किए गए फर्म के किन्हीं भी कार्यों के लिए दायी नहीं होगा। कहने का मतलब जिस डेट को उसने ये इलेक्शन कर लिया और पब्लिक नोटिस दे दी कि आई एम नो मोर पार्टनर, मैं इस फर्म का कोई पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं करता या मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं रहूंगा, भागीदार नहीं रहूंगा, उस डेट से जिस दिन इसने पब्लिक नोटिस दी उसके बाद से पश्चात किए गए फर्म के किन्हीं भी कार्यों के लिए वो दायी नहीं होगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं। संपत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए वह भागीदारों पर उपधारा 4 के अनुसार वाद लाने का क्या हो जाएगा? इलेक्शन कर लिया कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है, अब जब उसने डिसाइड कर लिया, लोक सूचना दे दी, तो यहां पे अब वो वाद लाने के लिए लायबल कहने का मतलब वाद लाने के लिए वो अधिकृत हो जाता है और उपधारा 7, 8 की कोई भी बात धारा 28 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। 28 बात करता है, ध्यान रखिएगा, व्यवपदेशन का। क्या बात करता है? व्यवपदेशन की बात करता है। कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है? क्लॉज 9 30 का 9 कह रहा है कि उपधारा 7 और 8 की कोई भी बात धारा 28 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि माइनर से मेजर बना, उसने इलेक्शन कर लिया कि मुझे फर्म में पार्टनर नहीं रहना है, फर्म में पार्टनर नहीं रहना है, लेकिन अगर तुमने व्यवपदेशन होने दिया कि यस आई एम पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, अगर आचरण से, हाव भाव से, लिखित मौखिक जैसे भी अगर आपने ये व्यवपदेशन होने दिया, यहां क्या कह रहा है? उपधारा 7 और 8 की कोई भी बात धारा 28 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि 28 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। यानी कि 28 व्यवपदेशन वाला फैक्टर पर व्यक्ति के प्रति आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी। यू आर नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड, आप बचने वाले नहीं हैं। तो ये था अप्राप्तव्य के संदर्भ में, जो कि आपको मैंने डेमो सत्र के माध्यम से बताया है। होप कि आप लोगों को ये एस्पेक्ट, ये पूरा मामला समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।